में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उनकी ड्यूटी क्या होगी, वो CSR पॉलिसीज को अप्रूव करने वाले हैं, ठीक है। हर साल कंपनी को 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, जितना अमाउंट CSR एक्टिविटीज में क्या करना है, स्पेंड करना है। और अगर स्पेंड नहीं किया तो रीजन बताना है कि क्यों स्पेंड नहीं किया, और स्पेंड कहाँ करना है। स्केड्यूल्ड 7 का जो फंड है उसमें जो एक्टिविटीज बता रखी है, जिसमें बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज होती है। जैसे अपन कुछ एक आधी एक्टिविटीज अपन देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान और वो सारे जो सफाई अभियान वगैरह और वो सब होते हैं, वो सारे, ठीक है। पर इसमें एक बात है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको कि CSR एक्टिविटीज नहीं मानेंगे। आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, क्या ये CSR एक्टिविटी है? हो ही नहीं सकता। आपने आपके एम्प्लॉयज के वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कुछ काम किया, या उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया, ऐसा कुछ किया, तो वो भी CSR एक्टिविटी में नहीं आएगा। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ एक्टिविटी है वो भी CSR में नहीं आएगी, ठीक है। और आउटसाइड इंडिया जाके किसी प्रोजेक्ट में आप वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगी CSR एक्टिविटी में। लोकल एरिया में जो आप CSR एक्टिविटीज करोगे, आपकी कंपनी जहाँ पे है वहाँ पे, तो उसको आप CSR एक्टिविटी मानेंगे। अब इसमें आ जाता है, अच्छा CSR एक्टिविटी आप अपने कंपनी में ही एक तो आप अपनी कंपनी में ही क्या कर दिया, खुद के ऑन पे CSR एक्टिविटी की, या फिर आपने कोई जो सेक्शन 8 कंपनीज है उनके साथ मिलके या किसी और कंपनी के साथ मिलके CSR एक्टिविटी की। तो आप एक बार तो ध्यान रखना कि वो जो दूसरी कंपनी है उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। और अगर आप अपने ऑन पे कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो टोटल CSR एक्सपेंसेस का 5% से ज्यादा ना हो जाए। और CSR एक्टिविटी जो भी आपने की वो बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको बतानी होती है। एजुकेशन, हंगर, पॉवर्टी, नेशनल डिफेंस वगैरह, इसमें जो भी एक्टिविटी आती है जो स्केड्यूल्ड 7 के अंदर डिफाइंड है, वो सारी एक्टिविटीज आती है इसमें, ठीक है। तो CSR एक्टिविटी 135 यहाँ पे खत्म होता है। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 136। अब 136, 137 एंड 138 तीन सेक्शंस और डिस्कस करने वाले अभी अपन। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 136। क्या बोलता है सेक्शन 136? सेक्शन 136 बोलता है कि सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। 136 में क्या है, सेक्शन 136 सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। किस किस को देने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक तो शेयर होल्डर्स को देने होते हैं कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं, मतलब छोटे रूप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। वो आपको सेंड करने होते हैं हर मेंबर को। देखो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको ई फॉर्म में अलाउड है, मतलब आपने ईमेल कर दिया तो अलाउड है। लिस्टेड कंपनी के पास क्या होता है, शेयर होल्डर की मेल आईडी वैसे भी होती है NSDL और CDSL के अंदर, तो अलाउड है। या फिर अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि ईमेल के द्वारा ही वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सर्कुलेट करना चाहती है, तो क्या करें, ऐसे अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर जो है ग्रेटर देन 10 करोड़ और नेट वर्थ जो है ग्रेटर देन 1 करोड़, दोनों ही कंडीशंस एक साथ अगर कंप्लाई की है किसी कंपनी ने, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है, टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़, नेटवर्थ ग्रेटर देन 1 करोड़ है, तो वो कंपनी चाहे तो ईमेल के थ्रू भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट कर सकती है। एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब छोटे रूप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सर्कुलेट करने हैं। साथ में इसमें क्या होगा, सेलियंट फीचर्स होंगे 21 दिन पहले, मतलब जनरल मीटिंग जो होती है उसके 21 दिन पहले आपको सर्कुलेट करने। होता क्या है कि अपन ऐसा मानते हैं कि 21 दिन प्रॉपर मिल जाएंगे सारे शेयर होल्डर को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने और समझने के लिए, उसके बाद वो जनरल मीटिंग में बैठ के अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर 95% अमेंडमेंट के बाद ये आया था, 95% या उससे ज्यादा के शेयर होल्डर अगर ये बोल देते हैं कि नहीं 21 दिन से कम टाइम भी चलेगा, तो फिर कंपनी चाहे तो 21 दिन से कम टाइम देकर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सकती है, मतलब जनरल मीटिंग के 18 दिन पहले, 14 दिन पहले ऐसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड कर सकती है। अच्छा, तो लिस्टेड और ये जो अनलिस्टेड कंपनी फॉलो करी थी कंडीशन, उनको तो ईमेल के थ्रू अलाउड है, बाकी सबको फिजिकल कॉपी में भेजना पड़ेगा बाकी सारी कंपनीज को, ठीक है। और अच्छा, डॉक्यूमेंट सारे वेबसाइट पे तो रखने ही पड़ेंगे, वो तो एक जनरल सी बात है।
एक बात बताओ, अगर कोई सब्सिडरी है जो कि सब्सिडरी अपनी आउटसाइड इंडिया में है, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश में ना हो, तो क्या करें? ठीक है, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा, और आरओसी को भी उसके बाद ही देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी पनिशमेंट है, कंपनी के ऊपर 25,000 और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000, सिंपल ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 137, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी। अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना है अपने को। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे अपन? अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एज फॉलो नहीं करते हैं तो अपन करेंगे एओसी फॉर एफएस, और अगर इंड एज फॉलो अपने अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने पड़ते हैं तो एओसी फॉर एफएस, और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं तो एओसी फॉर सीएफएस में आप क्या करोगे, फाइल कर लोगे आरओसी को। आरओसी को अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, अनअडॉप्टेड? एक सिंपल सी बात है, अडॉप्टेड अनअडॉप्टेड मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बोर्ड अप्रूव करता है, फिर ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट करता है, उसके बाद में जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर उस सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं, जो वो अप्रूवल होता है ना उसको अडॉप्टेड बोलते हैं। तो वैसे जनरली अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपको आरओसी को फाइल करने हैं, लेकिन किसी वजह से जनरल मीटिंग हो ही नहीं पाई या फिर एडजोन हो गई, वो एजेंडा आया और एडजोन हो गई, तो मतलब अब क्या हो गया कि अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अभी अनअडॉप्टेड है। तो जिस दिन जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी उसके 30 दिन खत्म होने के बाद आप एक बार प्रोविजनल बेसिस पे अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दो, और उसके बाद में जब भी जिस भी एडजोन मीटिंग में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होंगे तो फिर बाद में आप वापस फाइल कर देना आरओसी को अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बोला था। एक एक्सबीआरएल नाम का कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ कंपनीज को मैंडेटरी है। एक्सबीआरएल मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं वो एक तो लिस्टेड कंपनी और दूसरा जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज्यादा है, तो उनको ये एक्सबीआरएल मैंडेटरी होता है। उसमें भी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इन सबको क्या है, एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो 137 भी मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया। 138 जो है वो इंटरनल ऑडिटर की बात करता है, किस किस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर रखना जरूरी होता है। उसके लिए होता है टॉप डिपॉजिट क्राइटेरिया, ये एक मेमोरी ट्रिक है। टॉप डिपॉजिट मतलब टी फॉर टर्नओवर जिसका 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, ओ फॉर पेड अप कैपिटल जिसका 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और बोरोइंग जिसका 100 करोड़ उससे ज्यादा है, और डिपॉजिट जिसका 25 करोड़ उससे ज्यादा है। देखो ना इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले है 200, फिर है 100, फिर है 50 और फिर है 25। 200 है टर्नओवर के लिए, 100 है बोरोइंग्स के लिए, ये टी ओ और पी है पेड अप कैपिटल के लिए, और डी डिपॉजिट के लिए 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, सॉरी आपको इंटरनल ऑडिट करवानी जरूरी है। एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिटर को जो है 179 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का पावर वो डेलीगेट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, वो डेलीगेट नहीं कर सकती है ये पावर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुद ही इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो था वो अपना चैप्टर था अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जो कवर करता था सेक्शन 128 से लेके 138 तक। 128 में अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लोज 40 में अपन ने पढ़ा था जिसमें कैश फ्लो ऑप्शनल होते हैं, वो अमेंडमेंट के बाद था, ये सब पढ़ा था। फिर 128 के अंदर बुक्स एंड पेपर्स किसको बोलते हैं, मेथड क्या होता है, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होनी चाहिए, एक्रूअल होनी चाहिए, मेंटेन करना है, ई मोड में करना है तो प्रोटोकॉल वगैरह बताना, आरओसी को 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवर रखने हैं, लोकेशन क्या होना चाहिए, वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी और जगह रखते हो तो फिर 7 दिन में बता देना आरओसी को। ब्रांच ऑफिस का समराइज रिटर्न आना चाहिए। फिर 129 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने, नहीं फॉलो किए तो रीजन वगैरह बता देना। फिर रूल 6 के अंदर कहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रखेंगे तो चलेगा, जहाँ पे एक तो पहले से सब्सिडरी उसने रख रखे वगैरह, ये सारा प्रोविजन था। फिर 130 के अंदर रीओपनिंग, वो जो 4 लोग थे ना जिन्होंने बोला था रीओपन करवाएंगे तो वो अप्लाई करके आए थे किसको,
ट्राइब्यूनल को, तो फिर रीओपन हुए थे अपने अकाउंट्स 8 साल तक वाले। 131 के अंदर वॉलेंटरी रिवीजन, हमने खुद पिछले 3 साल की कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहाँ पे अपने को 129 में लगा कि अकाउंट सही नहीं बने, या 134 में लगा कि बोर्ड रिपोर्ट सही नहीं है, तो अपन ने रीओपन करे खुद के अकाउंट्स, ठीक है, तो वो था वॉलेंटरी रिवीजन। फिर 134 के अंदर बोर्ड रिपोर्ट में ओपीसी की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें वेब एड्रेस वगैरह बताना था। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की हमारे एज के अकॉर्डिंग है, गोइंग कंसर्न है, फाइनेंशियल कंट्रोल वगैरह है, वो सब था। 185 में सीएसआर में कमेटी बनाई थी, उन्होंने पॉलिसी वगैरह बताई थी, फिर कितना परसेंट 2% रखना होता है नेट प्रॉफिट का, एवरेज 3 ईयर्स के, वो सब था। फिर 136 के अंदर सर्कुलेट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ई बोर्ड में लिस्टेड कंपनी ने, बाकी सब ने फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। फिर आ जाता है 137 के अंदर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी को अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए थे, एक्सबीआईएल कहाँ पे कंपलसरी वो देखा था, और 138 के अंदर अपन ने इंटरनल ऑडिट देखा था।